हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त टायरो स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टायरो। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेनिलिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, जो कि क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। फ्रेंड्स, इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं हमने पिछले वीडियोस में कवर किए हुए हैं। आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, ताकि ये वाला वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। फ्रेंड्स, मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी में देखा था हम लोगों ने कि कैसे एक 5 साल के लिए 5 ईयर्स प्लान का टारगेट सेट किया जाता था। उसमें क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने हैं, किस सामान की क्या वैल्यू होगी, क्या उसकी प्राइस होगी, ये सब के बारे में पहले से ही टारगेट सेट किया जाता था रसिया में। उसी तरह से कलेक्टिवाइजेशन एग्रीकल्चर का जो टारगेट सेट किया गया था, ये सबसे बर्बादी का रहा। 1927 और 1928 में सोवियत रसिया में फूड ग्रेन्स की सप्लाईज बहुत ही कम हो गई और इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे। गवर्नमेंट ने ग्रेन्स का प्राइस सेट कर रखा था, पहले से ही फिक्स कर रखा था, लेकिन पीजेंट्स इस मूल्य पर, इस प्राइस पर अपने ग्रेन्स को बायर्स को सेल नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे कि जब मेहनत हम करें, जितनी मेहनत करनी है वो हम करें, तो गवर्नमेंट कौन होती है? प्राइस तय करने वाली। हम जिस तरह से, जैसे उस वक्त प्रोडक्शन होगी, एग्रीकल्चर होगी, उस तरह से हम अपनी प्राइस अपने से सेट करेंगे, ऐसा वहाँ के किसान का कहना था। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी। स्टेनिन, जो कि लेनिन के मरने के बाद पार्टी को हेड कर रहे थे, उन्होंने कुछ इमरजेंसी आइडियाज़ को लगाया। उनका मानना था कि गांव में किसान, बड़े अमीर किसान और जो ट्रेडर्स हैं, वे लोग सप्लाई को होल्ड कर रहे हैं, अपने पास जमा कर रहे हैं, ताकि जब प्राइस हाई हो तब हम उसे मार्केट में बेच सकें। उन्होंने इसको रोकने के लिए कुछ प्लान सोचा और 1928 में पार्टीज़ के कुछ मेंबर को गांव में भेजा गया और उन लोगों ने वहां पर कुलक्स, जो कि वेल टू डू पीजेंट्स को कहा जाता था, यानी जो बड़े अमीर किसान थे, उनको कुलक्स कहा जाता था रसिया में, उनके घरों में रेड डालना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जब शॉर्टेज कंटिन्यू रही तो ये डिसीजन लिया गया कि अब कलेक्टिवाइज फार्म की जाए। उनका कहना था कि ये जो ग्रेन्स की जो शॉर्टेज आ रही है, ये छोटे छोटे साइज़ के लैंड्स की वजह से आ रही है। इसलिए 1917 के बाद जब लैंड जो रीडिस्ट्रीब्यूट की गई थी, उसमें पीजेंट्स को बहुत ही छोटी साइज़ की ज़मीन मिली। ये जो छोटे साइज़ के ज़मीन है, इन्हें मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता है। ऐसे कहते हुए स्टेनिल ने ये आइडिया दिया कि अगर हम खेत में मॉडर्नाइज फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये जितनी भी छोटी छोटी ज़मीन है, इसे हमें वापस लेना होगा और इस सब को, कुलक्स को ख़त्म कर एक बड़ी ज़मीन बनानी होगी जहाँ पर हम लोग खेती कर सके, और कुलक्स को हटाकर जितनी भी ज़मीन है उन सबको स्टेट के कंट्रोल में देनी। 1929 से पार्टी ने सारे किसान को फोर्स करना शुरू कर दिया कि अब आप कलेक्टिव फार्म का काम किया करो। जितनी भी जो लैंड थी, प्राइवेट ज़मीन थी, जितनी भी खेती किए करने वाली सब ज़मीन थी, उस सबको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। पीजेंट्स को अब ज़मीनों पर काम किया करना पड़ता था और उसकी जितनी भी प्रॉफिट होती थी वह उन्हें शेयर कर दिया जाता था। अब जो आदमी, जो भी किसान इसे पसंद नहीं करते थे, जो इसका विरोध करना चाहते थे, उन्होंने अपने ही लाइव स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया। 1929 और 1931 आते आते जो मरने वाले कैटल्स की जो संख्या थी वो 1/3 हो गई। अब जो लोग इसे पसंद नहीं करना करते थे, उन्हें बुरी तरह से पनिश किया जाता था और बहुतों को तो अपने ही देश से निकाल दिया गया और कुछ को एग्जाइल कर दिया गया, यानी दूसरे देश में रहने पर मजबूर कर दिया गया। पीजेंट्स लोग कहते थे कि भाई, हम कलेक्टिविजेशन का विरोध करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ना ही हम अमीर हैं और ना ही हम सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं, बस हमें कलेक्टिव फार्मिंग नहीं करनी है। वे लोग एक साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसका बहुत सारा रीज़न था। स्टालिन गवर्नमेंट ने कुछ किसानों को इंडिपेंडेंट होकर कल्टीवेशन करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन उनके साथ वो बहुत ही बेरहमी से बर्ताव करती थी। उन्हें वह बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी, उन्हें हमेशा बर्बाद करने की कोशिश करती थी। वह दिखाती थी कि अकेले कभी भी खेती नहीं हो सकती है, हमें साथ में कलेक्टिव फार्म ही करना पड़ेगा। कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद भी जो ग्रेन्स की प्रोडक्शन थी वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बढ़ी। इनफैक्ट खराब खेती की वजह से 1930 से 1933 तक रसिया के इतिहास में, सोवियत के इतिहास में सबसे भयंकर फैमाइन आ गई, भूखमरी आ गई, जिसमें लगभग 4 मिलियन यानी 40 लाख पीपुल्स मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो प्लान इकोनॉमिक अंदर में हुई थी, उससे कन्फ्यूज़न का और जो कलेक्टिविजेशन का रिजल्ट आया था उससे बहुत ही नाराज़ थे और उसका विरोध किया करते थे। इकोनॉमी
स्टालिन और जो उसके शुभ चिंतक थे, सिंपैथीजर्स जो थे, वो ऐसे लोगों को सोशलिज्म के अगेंस्ट षड्यंत्र के जुर्म में फंसाकर जेल में डाल दिया करते थे। ऐसे करते करते 1939 तक 2 मिलियन यानी 20 लाख से भी अधिक लोगों को प्रिजन जेल में डाल दिया गया और लेबर कैंप में भेज दिया गया। उसमें से बहुत सारे लोग निर्दोष थे जिन्होंने कभी क्राइम किया ही नहीं था, लेकिन उनके साथ उनके लिए बोलने वाला और कोई भी नहीं था जो कि स्टालिन के अगेंस्ट में बोल सके। ए लार्ज नंबर, इस तरह से करते करते बहुत सारे लोगों को, एक लार्ज नंबर पर लोगों को झूठे केस में फंसाकर उन्हें टॉर्चर किया जाता था और बहुतों को तो जान से ही मार दिया जाता था। ऐसे करते करते सोवियत रसिया का एक टैलेंटेड प्रोफेशनल्स लोग, टैलेंटेड लोग धीरे धीरे कर कर ख़त्म होने लगे और अपने ही लोगों को ये मारने लगे। इसी तरह से हम लोग फ्रेंड्स आ चुके हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट में, जिसका नाम है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। यानी कि हम लोग इतना जो कुछ पढ़े, इसका दुनिया पर क्या असर हुआ, रशियन रेवोल्यूशन का दुनिया पर क्या असर हुआ, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। यूरोप में पहले से ही जो सोशलिस्ट पार्टीज थी, उन्होंने बोल्शेविक्स के आइडियाज़ को, जिस तरह से बोल्शेविक्स ने पावर लिया, इसको अप्रूव नहीं करती थी, इसको बढ़ावा नहीं देती थी। उनका मानना था कि बोल्शेविक्स का रिजल्ट भले ही सही हो, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल भी गलत था। किस तरह से उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को उन्हीं के देश में दंगे फसाद कराकर उसे हटा दिया, मिलिट्रीज के मदद से उसे हटा दिया, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। अदर सोशलिस्ट पार्टीज़ का मानना था, जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम में आपने चीटिंग किया, चीटिंग से आपने रिजल्ट अच्छे ला दिया, आपका रिजल्ट A1 तो है, लेकिन क्या आपका तरीका सही था? नहीं ना सही था। ऐसा ही बोल्शेविक्स के साथ भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वर्कर्स, जैसे वर्कर्स ने किस तरह से गुस्से से और लोगों की सोच ने वहाँ से मोनार्क को ख़त्म कर दिया, ये दुनिया में एक मिसाल कायम कर दिया था। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज बनने लगी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बोल्शेविक्स ने कॉलोनियल पीपल को भी अपने एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने के लिए बढ़ावा दिया। वे लोग कहते थे कि भैया, जब हम अपने देश से अपने ही सरकार को हटा सकते हैं, तो आप अपने देश में दूसरे के साम्राज्य को क्यों नहीं हटा सकते हैं? आप लोग यूनाइट हो और उनके खिलाफ युद्ध करें, उनसे लड़ें और देखिए आप लोग किस तरह से आज़ाद नहीं होते हैं। आप पक्का आज़ाद हो जाएंगे। मैनी नॉन रशियंस, बहुत सारे जो नॉन रशियंस थे यूएसएसआर के बाहर भी, वे लोग यूएसएसआर के कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया करते थे। और इसी तरह बोल्शेविक्स ने 1920 में कॉमिंटर्न नाम का एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज़ को फाउंड किया। बहुत सारे लोग अब यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट से एजुकेशन लेने लगे। बाय द टाइम समय बीतते गया और सेकेंड वर्ल्ड वार तक यूएसएसआर ने सोशलिज्म को एक ग्लोबल पहचान दे चुका था और दुनिया में एक सोशलिज्म का अलग रुतबा खड़ा कर चुका था। यूएसएसआर अब ताकतवर हो चुका था। 1915 तक दुनिया के देशों में ये बात फैल गई कि जिस तरह से यूएसएसआर ने रशियन रेवोल्यूशंस में प्रोमिसेस की थी, उस चीज़ पर अब वहाँ की सरकार नहीं चल रही है, उस आइडिया को वहाँ की सरकार अब फॉलो नहीं कर रही है। इसलिए अब जितने भी सोशलिस्ट मूवमेंट होने लगे, वहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाने लगा कि सोवियत यूनियन में जितना भी चीज़ ये हुआ, ये सब कुछ यहाँ पर सही नहीं हुआ था, कुछ चीज़ इसमें गलत भी हुई थी। लेकिन एक पिछड़ा हुआ देश कैसे एक ग्रेट पावर बन गया। वहाँ की इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर जो कि बहुत ही ख़राब हो चुके थे, वे अब कैसे डेवलप कर गए। वहाँ अब पुअर्स को खाना मिलने लगा था। बट इतना सब अच्छा बात तो यहाँ पर हुआ, इतनी अच्छाई तो हुई, लेकिन यहाँ की सरकार ने अपने ही लोगों को कुछ एसेंशियल फ्रीडम से डिनाई कर दिया था, वंचित कर दिया था। और अपने डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट को करने के लिए वे रिप्रेसिव पॉलिसीज यानी बहुत ही हार्श पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया करती थी, बहुत ही उस पर लोगों पर दबाव डाला करती थी। जैसे आप लोगों ने देखा कलेक्टिविजेशंस में कैसे एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए वहाँ पर उनकी किसानों को, अपने ही किसानों को कैसे वहाँ पर लोग हार्श किया करते थे। इस तरह से 20वीं सेंचुरी के ख़त्म होते होते दुनिया में यूएसएसआर की जो एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में पहचान था, रुतबा था, रेपुटेशन था, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड, इसका लोगों का मानना था कि सोशलिस्ट आइडियाज़ को ये फॉलो नहीं कर रही है और वहाँ के लोग अब सोशल नहीं हो रहे हैं क्योंकि सरकार फॉलो नहीं कर रही है। लेकिन
इससे बहुत सारे देशों में लगभग ईच एंड एवरी कंट्री में लोग अब सोशलिज्म के बारे में फिर से सोचने लगे थे कि जब सरकार हमारे यहाँ बनेगी तो कैसे बनेगी, क्या क्या होगा और यूएसएसआर में क्या क्या गलती हुई जो हमारे सरकार में नहीं होनी चाहिए। यदि वो होगी तो हम लोग खुद पहले ही विरोध कर दिया करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को करते हैं ख़त्म और इसी के साथ हमारा होता है चैप्टर फिनिश। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके और किसी भी टॉपिक्स के बारे में आपको ऐसा ना हो कि आपको ना आता हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।